शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार गेट के सामने खड़ी थी, लेकिन तभी दो आदमी एक लड़के को एक डोली में लिए आते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता चला आता था। डोली डॉक्टर चड्ढा के घर के सामने आके रुकी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर गेट तक आया और फिर अंदर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई वापस ना भगा दे। डॉक्टर साहब ने उसे देखकर अंदर से ही चिल्लाकर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर सर जमीन पर रख दिया और बोला, सरकार, मेरा लड़का मर जाएगा, 4 दिन से इसने आंखें नहीं खोली हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उसकी एक ना सुनी। ऐसे देहाती डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी में रोज आया करते थे। ऐसे लोग बहाने बनाया करते थे और बस एक ही बात की रट लगाकर रखते थे। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, कल सवेरे आना, और कार में बैठकर चले गए। बूढ़ा सड़क में खड़े होकर कार को देखता रहा जब तक वो गायब ना हो गई। बूढ़ा अपने लड़के को लेकर घर चले गया और उस रात ही उसके लड़के की मृत्यु हो गई। इस बात को कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब इज्जत और पैसे कमाए। उनकी उम्र 50 साल थी, लेकिन वो अपने शरीर की अच्छी सेवा करते थे और काफी तंदुरुस्त थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी और एक बेटा था जिसका नाम कैलाश था। कैलाश काफी होनहार था और अभी कॉलेज में पढ़ता था। कैलाश के 20वें जन्मदिन पर डॉक्टर चड्ढा ने एक शानदार पार्टी दी। शाम का समय था और पूरा घर लाइट्स से जगमगा रहा था। रिश्तेदार और उसके कॉलेज के दोस्त भी आए हुए थे। कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम मृणाली था, वो भी पार्टी में आई हुई थी। कैलाश को सांप पालने का बहुत शौक था। उसने तरह तरह के सांप अपने घर में बॉक्सेस में बंद करके रखे हुए थे। साथ ही उसके पास हर एक जड़ी बूटी थी जो सांप के काटने के बाद इलाज के दौरान दी जाती है। तभी मृणाली ने कहा, कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? आज मुझे दिखा दो। कैलाश बोला, अभी अंधेरा हो गया है, ठीक से दिख नहीं पाएंगे, इसलिए कल दिखा दूंगा। लेकिन मृणाली जिद करने लगी और उसके दूसरे दोस्त भी कहने लगे कि हम सबको भी सांप देखने हैं। कैलाश सबको एक कमरे में लेकर गया और एक एक बक्सा खोलकर सांप दिखाने लगा। किसी सांप को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, लगता है तुमने इन सबके दांत तोड़ दिए होंगे, इसलिए ये तुम्हें काट नहीं रहे हैं। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं? मृणाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणाली ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसके समझ में ना आता था कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्र ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। दोस्तों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूंवन गुस्से से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पर जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी
जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई थी। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वो उसकी उंगली को ही काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। प्रणाली पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन आने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणाली ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल न सका। जड़ी असर नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि लोगों ने मंत्र झाड़ने वाले भी बुला लिए थे, लेकिन कोई भी सांप के जहर को नहीं काट पाया था। कैलाश की मौत ज्यादा दूर न थी। ये बात सारे शहर और आसपास के गांव में भी फैल गई थी। रात का समय था और ठंड बहुत ज्यादा थी। एक बूढ़ा अपनी झोपड़ी में बैठा चिलम पी रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आकर बोला, भगत, ओ भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ। बूढ़े ने कठोर भाव से सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता। अपना बेटा लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। भगत 80 साल का हो गया था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के सांप के काटने की खबर मिलने पर वो उसको बचाने ना गया हो। उसको पैसों से भी कोई मतलब नहीं था। वो बस लोगों की जान बचाने जाया करता था। लेकिन इस रात वो कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने अपनी बूढ़ी पत्नी से भी कह दिया कि चाहे जो कुछ हो जाए, मैं चड्ढा के लड़के को बचाने नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे नींद ना आई। वही सोचता रहा कि इस वक्त डॉक्टर चड्ढा के घर क्या चल रहा होगा। वो उठा और सोचा चलकर देख ही लिया जाए। उसने धीरे से दरवाजा खोला, कहीं उसकी पत्नी जाग ना जाए। अगर उठ गई तो चिढ़ाकर कहेगी कि तुम तो ना जाने की बात कर रहे थे। रास्ते में उसे 2 लोग भी मिले जो बातें करते हुए जा रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। इस तरह वो कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई है। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे और लाश गंगा की गोद में दी जाए। भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। कहा, अभी मैं दुख में हूँ, 1 महीने बाद आना। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़े कारसाज है, शायद उसे दया आ जाए। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुत झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए हैं। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने कैलाश को 1 मिनट तक देखा और तब मुस्कुरा कर बोले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप पानी का इंतजाम करवा दीजिए। लोग कुएं से भर भर कर पानी लाने लगे और कैलाश के सर पर डालने लगे। भगत हंस हंस कर मंत्र पढ़ने लगा। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह 1 घड़ा पानी कैलाश के सर पर डाल देता। न जाने कितनी बार कैलाश ने मंत्र फूका और कितनी बार कैलाश के सर पर पानी डाला। आखिर जब सुबह के सूरज की रोशनी से आसमान लाल लाल हुआ तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे।
डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपकता हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। उधर चड्ढा की पत्नी ने कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आया कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितना बुरा लग रहा है उसे बयान नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगा।